इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं बेटा, जिसका नाम है मांग का नियम। मांग का नियम अपने आप में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम समझें। सबसे पहले मांग के नियम का हम अध्ययन करें तो प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये नियम हमें क्या कहता है। बेटा, मांग का नियम हमें किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच मांग का नियम हमें किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक या विपरीत किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात कीमतें बढ़ती हैं तो मांग मात्रा घटती है, कीमतें घटती है तो मांग मात्रा क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट याद रखें कि मांग का नियम हमें किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम में मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं, इस नियम में मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक, चाहे वो संबंधित वस्तु की कीमत हो, चाहे वो उपभोक्ता की आय हो, आदत, रुचि, मौसम, जलवायु, फैशन, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंकाएं, वो सभी क्या रहेंगे, स्थिर। केवल कीमत परिवर्तनशील है, सिवाय कीमत को छोड़कर। तो बेटा याद रखें, इस नियम में मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं वो सब स्थिर रहते हैं, सिवाय कीमत को छोड़कर। अर्थात परिवर्तनशील घटक जो है वो कौन रहेगा, कीमत रहेगा। तथा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो RS-IS तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक, क्योंकि ये नियम हमें केवल गुण की व्याख्या करता है, दिशा बताता है। कीमतें बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, कीमतें घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। यानी परिवर्तन की दिशा बताता है, इसकी ये विशेषता बताता है, ये गुण बताता है, लेकिन परिणाम नहीं बताता है, मात्रा नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसके बारे में ये नियम जानकारी नहीं देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक, क्योंकि ये नियम हमें परिवर्तन की दिशा तो बताता है लेकिन परिवर्तन का परिणाम नहीं बताता है। की परिभाषा और व्याख्या हमें क्या कहती है? मांग का नियम में क्या कहता है बेटा कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें यानी मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक क्या रहेंगे, स्थिर, सिवाय किसको छोड़कर बेटा, कीमत। यानी सभी घटक क्या रहेंगे, स्थिर। याद रखें बेटा। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या ब्रैकेट में लिख दे कमी होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में, अगर कीमतें बढ़ रही है तो मांग मात्रा क्या होगी, घटेगी। बेटा मांग मात्रा, जब भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो वो मांग मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, ब्रैकेट में अगर कमी लिखे तो उस वस्तु की मांग मात्रा में, जब इधर वृद्धि लिख रहे हैं तो मांग मात्रा में क्या होगी, कमी, और कमी लिख रहे हैं तो क्या होगी, वृद्धि। उसको क्या कहते हैं, मांग का नियम। अर्थात हम कहें कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती चली जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग मात्रा को क्या कर लेता है, घटा लेता है। और अगर कीमतें घटती है तो मांग मात्रा को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। अर्थात कीमत और मांग मात्रा के बीच कौन संबंध, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, अगर यहाँ कीमत में वृद्धि है तो मांग मात्रा में यहाँ क्या होगी, कमी, और अगर कमी है तो मांग मात्रा में क्या है, वृद्धि। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, ब्रैकेट में कमी से उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी या ब्रैकेट में क्या होती है, वृद्धि, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मांग का नियम। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो मांग मात्रा घट जाती है, कीमतें घट जाती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कीमतें बढ़ी, मांग मात्रा घटी, कीमतें घटी, मांग मात्रा क्या हुई, बढ़ी। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो ये थी अपनी परिभाषा और व्याख्या। अब कोई पूछ ले कि इसमें मांग का फलन क्या बेटा, मांग किस पर निर्भर करती है? तो बेटा मांग फलन यानी इस नियम में किसी वस्तु की मांग ओनली फॉर निर्भर करती किस पर, उसी वस्तु की कीमत पर। संबंधित वस्तु, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, ये सब क्या रहते हैं बेटा, स्थिर। ये आडी जो लाइन खींची गई इसका तात्पर्य क्या बेटा, स्थिर है। ये सभी तत्व क्या बेटा, स्थिर। केवल परिवर्तनशील कारक कौन है बेटा, कीमत। तो किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, कीमत पर। मांग किसका फलन होती है, कीमत का।
मांग किसका फलन होती है? कीमत का। और इस नियम को तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझेंगे कि हम मांग तालिका बनाते हैं। उपभोग माना कोई उपभोक्ता है, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो मांग मात्रा क्या होगी? घटेगी। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है तो मांगी जाने वाली मांग मात्रा 50 से घटकर 40, 40 से घटकर 30, 30 से घटकर 20 और 20 से घटकर कितनी रह जाती है? 10। इसको हम रेखा चित्र द्वारा निरूपण करेंगे। हम एक वाई एक्सेस लेंगे, एक एक्स एक्सेस लेंगे। वाई एक्सेस पर हम कीमत लिखेंगे, एक्स एक्सेस पर हम क्या लिखेंगे बेटा? मांग मात्रा। कीमत कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 और 5। मांग मात्रा 10, 20, 30, 40, 50। पहला बिंदु हम लेते हैं ए बिंदु। कीमत 1 रुपये पर मांग कितनी? 50 है। ए बिंदु से प्रदर्शित कर दिया। अब जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जा रही है, मांग मात्रा घटती जा रही है। 2 रुपये कीमत पर हमने 40, 3 रुपये कीमत पर हमने 30 ली, 4 रुपये कीमत पर हमने 20 ली, 5 रुपये कीमत पर हमने 10 ली। इस तरह से हमारे पास में ए, बी, सी, डी, ई बिंदु आए और अगर इन सबको, इन बिंदुओं को आपस में मिला दें तो जिस वक्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र। तो ध्यान दे बेटा, मांग का नियम हमें, इस नियम से हम समझें कि ये नियम हमें कीमत और मांग मात्रा के बीच कौन सा संबंध? ऋणात्मक या विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कीमत और मांग मात्रा के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध होने के कारण मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाएं, मांग वक्र का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर, ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर ऋणात्मक ढाल वाला या अधोगामी ढलवा, अधोगामी ढलवा। तो क्वेश्चन आता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस नियम में मांग अन्य बातें क्या रहेगी? समान। मैंने आपको एक परिभाषा लिखाई थी कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि, मांग मात्रा में कमी। ये अन्य बातें क्या समान? यानी हम इस नियम का अध्ययन करें तो हमें कुछ मान्यताएं लेनी पड़ेगी। बेटा अन्य बातें समान रहना शब्द अर्थशास्त्र का एक स्वर्णिम नियम है। जब तक कुछ बातों को स्थिर नहीं मानेंगे तब तक ये नियम लागू नहीं होगा। तो हम इस नियम की कुछ मान्यताएं लेते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में सबसे पहले लिखा था कि अन्य बातें समान रहने शब्द से तात्पर्य क्या है कि इस नियम में केवल उस वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होगा, बाकी सभी घटक, मांग को प्रभावित करने वाले घटक जैसे संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की थी, प्रतिस्थापन और पूरक। उनकी कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, मौसम, जलवायु, इन सब में क्या नहीं रहे बेटा? स्थिरता रहनी चाहिए। इसी तरह से बेटा भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और हम कहें तो उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक दशा, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं में किसी प्रकार का, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दशाएं, सामाजिक रीति रिवाज, ये इनमें भी अगर परिवर्तन होता है तो बेटा क्या मांग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। ऐसी स्थिति में मांग का नियम कभी लागू नहीं होगा। तो मांग का नियम लागू होने के लिए हमें ये मान्यताएं लेनी पड़ेगी। क्या क्या मान्यताएं बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कोई 4 मान्यताएं बताइए। तो अन्य बातें समान रहने से तात्पर्य केवल उस वस्तु की कीमत ही परिवर्तनशील है, अन्य सभी घटक क्या रहेंगे? स्थिर। क्या? संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, ये सभी क्या रहने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए। भविष्य में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं भी क्या होनी चाहिए? स्थिर। और ये घटक कौन से थे? ये हमने मांग को प्रभावित करने वाले घटक के वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मांग का नियम तभी लागू होगा जब उस वस्तु की कीमत परिवर्तनशील है, बाकी सभी घटक क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। लेकर चलते हैं कि मांग के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसा क्यों होता है कि कीमत और मांग मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है? कीमतें बढ़ती है, मांग मात्रा घटती है, कीमत घटती है, मांग मात्रा बढ़ती है। तो मांग के नियम की उत्पत्ति के 2 कारण हम ले सकते हैं, 2 मॉडल ले सकते हैं। पहला मॉडल है बेटा कि एक उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कहाँ आता है? जब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत आपस में क्या होती? बराबर। तो पहला मॉडल हम लेते हैं कि MUX बराबर प्राइस ऑफ X, वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाजार से कोई किसी वस्तु को खरीदने जाता है तो वह उस वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर ही देता है। फर्स्ट केस हम लेते हैं, फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं कि यदि
प्राइस ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कीमतें क्या हो गई बेटा, घट गई। अब कीमतें घट गई तो फॉर एग्जांपल MUX भी 10 थी और प्राइस ऑफ एक्स भी क्या था, 10 था। अब कीमतें घटकर कितनी रह गई बेटा, 8 रुपये रह गई। इसका मतलब अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि MUX बड़ा हो जाएगा किससे, प्राइस ऑफ एक्स से, यानी इसकी वैल्यू तो कितनी है 10, जबकि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 8। तो अब MUX बड़ा है किससे, प्राइस से, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी किससे, कीमत से। तो उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है तो उपयोगिता ज़्यादा होने के कारण अपने उपभोग को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। और जब उपभोग बढ़ेगा इसका मतलब उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला केस हम ले सकते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कब आता है, जब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत आपस में क्या होती है, बराबर। यदि मैं कहूँ कि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कीमत से जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है तो उपभोग क्या करेगा, बढ़ाएगा, और उपभोग बढ़ेगा तो मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बेटा, कीमतों में कमी और मांग मात्रा में क्या हुई, वृद्धि। इसका वाइस वर्सा उल्टा ले सकते हैं। यदि कीमत बढ़ गई तो कीमत बढ़ गई तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन ये हो जाएगी कि MUX, यानी अगर कीमत बढ़ जाएगी तो MUX छोटा हो जाएगा किससे बेटा, प्राइस से। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो गई और कम होते ही उसका उपभोग क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, और उपभोग घटेगा तो मांग क्या होगी, घटेगी। अतः हम कह सकते हैं कि कीमत में क्या हुई, वृद्धि, और मांग मात्रा में क्या होगी बेटा, कमी। तो पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कहाँ आता है, जब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत आपस में क्या हो, बराबर। यदि कीमतें घट जाएगी तो MUX वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत से ज़्यादा होगी, और वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होने से वो उपभोग बढ़ाएगा, और उपभोग बढ़ेगा तो मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात कीमत में कमी और मांग मात्रा में वृद्धि। इसी को उल्टा भी ले सकते हैं, यदि कीमत बढ़ गई, यदि क्या होगी बेटा, कीमत बढ़ गई तो कीमत बढ़ने का परिणाम स्वरूप क्या होगा कि MUX छोटा हो जाएगा किससे बेटा, प्राइस से, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम किससे, कीमत से। तो उपभोक्ता अपने उपभोग को क्या करेगा, घटाएगा, और उपभोग घटेगा तो बोलो मांग मात्रा भी क्या होगी, घटेगी, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी। ये आपका पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल है सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से, कि एक उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कब आता है, एक उपभोक्ता संतुलन अवस्था में कब आता है, जब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत और Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात आपस में क्या हो बेटा, बराबर। यानी ये X वस्तु है और ये Y वस्तु है, यानी MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y। अब मैं कहूँ यदि प्राइस ऑफ X जो है वो क्या हो गई, गिर गई, प्राइस ऑफ X क्या हो गई, गिर गई। सपोज करो यहाँ पर 40 था, यहाँ कीमत 2 रुपये थी, यहाँ पर 60 रुपये था, 60 60 था, और कीमत कितनी थी बेटा, 3 रुपये थी। तो अगर इसका डिवाइडेशन दें तो यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी क्या बेटा, 20। यस, उपभोक्ता संतुलन अवस्था में है। अब मैं कीमत को 2 रुपये को घटाकर क्या कर रहा हूँ बेटा, 1 रुपया कर देता हूँ, 1 रुपया कर दिया। तो बेटा क्या होगा कि अब कंडीशन देखो बेटा, MUX 40 बटे में क्या होगा बेटा, 1, क्योंकि कीमत मैंने घटाई, कीमत घटाकर कितने रुपए कर दी बेटा, 1 रुपये कर दी। और यहाँ पर 60 बटे में क्या होगा, 3, यानी यहाँ 40 है, ये बराबर नहीं है किसके, 20 के। अब कंडीशन क्या हो गई बेटा, कंडीशन हो गई MUX अपॉन प्राइस ऑफ X बड़ा है किससे, MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y से। तो उपभोक्ता X वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है और Y वस्तु की उपयोगिता क्या बेटा, कम। तो उपभोक्ता Y के स्थान पर X का क्या करेगा बेटा, प्रतिस्थापन। X का क्या करेगा, प्रतिस्थापन, यानी Y वस्तु की कम मात्रा, क्योंकि Y की जगह किसको रिप्लेस कर देगा, X को करेगा, तो Y की जगह X वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि X वस्तु की कीमत घट गई तो X वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ गई, यानी कीमतें घटेगी तो मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसको